रानी नहीं, साक्षात देवी है देवी। पर क्या वो मेरे हाथ से माला पहनेंगी? मैं निर्धन हूँ, अनपढ़ हूँ। ये सब अमीर है, बड़े घराने की है। कहीं मुझे देखकर सब हंसने ना लगे। मुझे झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी सुंदर, इतनी हंसमुख स्वभाव वाली रानी नीली माला पहनने से क्यों इनकार करेगी? मैं निर्धन हूँ पर लाचार नहीं। कितनी लज्जा, कितनी शर्म नारी जाती, कितना सरल स्वभाव, कितना कोमल हृदय पाया है इस नववधू, कितनी उमंग, कितना प्रभाव है इसके हंसमुख चेहरे में। वही चेहरा, वही नाज़, वही कजरारे नैन, वही चमक दमक, वही शील स्वभाव, वही। चुपचाप कैसे खड़ी रह गई? आगे बढ़ो। छलकारी, जैसा तुमने नाम पाया वैसे ही तुम्हारी लक्षण है। तुम ऊपर से नीचे तक एक देवी के रूप में झलकती हो। तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सच मानो तो तुम मेरे हृदय में बस गई। माला पहनाने से अब भी हिचकिचा रही, मेरी ओर घूर घूर कर क्या देख रही हो? माला पहना दो, फिर फुर्सत से देखती रहना। अरे ये कौन? अरे तुम्हें नहीं पता? ये झलकारी है, अपने झांसी की ही तो है। इसका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। ये कोरी वंश की है और गोत्र है इसका लाटिया। ये झलकारी तो बचपन से ही बड़ी चंचल, चतुर व गुणवान है और मैंने सुना है तीर तलवार चलाने में बहुत अच्छी है और जो कह देती है उसे पूरा जरूर करती है। झलकारी का विवाह नयपुरा के पूरन के साथ 1843 में हुआ था। अरे वही वाला नयपुरा। और झलकारी के तो प्रत्येक कार्य से पूरन ही नहीं वरन उसके सास ससुर भी बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। ये पढ़ी लिखी न होने पर भी बुंदेलखंडी भाषा बोलने में बहुत दक्ष है और अपनी बात की हथेली है। जो कह देती है उसे पूरा जरूर करती है। झलकारी का पति पूरन है ना, उसका गोत्र जतराया है। उसके यहाँ कपड़े बुनने का काम होता है। उसी के साथ साथ उसे मल्लखंब, कुश्ती और फटेबाजी का भी बड़ा ही शौक है। अब हमारी रानी महारानी का विवाह गंगाधर राव से हुआ, सबको पता है। महाराज बहुत विलासी हैं। इसी चिंता में रानी रहती है झांसी का भविष्य अब क्या होगा। तभी तो हमारी महारानी चाहती है कि उनका परिचय झांसी की प्रत्येक नारी से हो जाए। और तभी तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाने। अब समझे? तुम्हारे पति क्या करते हैं और उनका क्या नाम है? सरकार को तो मल्लखंब कुश्ती करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सभी को घुड़सवारी, तलवार, मल्लखंब कुश्ती सब सीखनी चाहिए। कहा तो सरकार, हमें भी कुश्ती लड़न पड़े हैं। हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है? हमें शत्रुओं से लड़ने के लिए सब कुछ सीखना चाहिए और वो सब तुम्हें हम सिखाएं। तुम्हारे पति इन बातों के इच्छुक
पति का नाम नहीं बताया। तुम बड़ी चतुर मालूम होती हो। पहले आप तो बताओ। शिव जी की जटाओं से क्या निकली है? गंगा। अब तो अपने पति का नाम बताओ। अच्छा बहनों और भाइयों, तो बताओ होली कौन सी थी को जरूरत है? अच्छा, तुम्हारे पति का नाम पूजन। तुम जुग जुग जियो झलकारी। तुम नारी गौरव को ऊंचा करो, यही हमारा उपदेश है। काश झलकारी जैसी झांसी की प्रत्येक नारी बचे, तो दुश्मन कभी झांसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सेना में भर्ती करके सैनिक शिक्षा देना शुरू कर दो। हाँ, आजकल तुम्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और घायलों का इलाज करना सिखा रही है। अच्छा जी? हाँ जी। अरे आज से मैं भी फौजी बन गया हूँ। सच? हाँ, अब मैं गोलंदाजी सीखूंगा, तोप चलाना सीखूंगा, तोप, और लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। झांसी का ये पूरन कोरी फौजी बन गया है। फौजी! आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब को मैं बताऊंगी कि वो कितनी महान है। हम जैसे छोटे जात के लोगों को उन्होंने कितना ऊंचा उठा दिया है। अच्छा मैं काम होते हैं, भी आते हैं। अरे सुन तो। अरे सुन तो। अरे बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। अभी बताएं? हाँ बताओ। बताएं? हाँ बताओ। दिखाना छोड़ो। अरे सुन तो, कुछ काम है। छोड़ो ना। अरे अम्मा, अम्मा ले आई लकड़ियाँ। अल्लाह ले आई अम्मा ला। क्या बताऊं, आज तो लकड़ी लाते लाते बहुत थक गई। अरे अम्मा ला, तेरे पैर दबा दूं। ना लल्ला ना ला, वो तो बहुत दबा देगी। अच्छा अम्मा, आज बहुत खुशी को दिन है। अच्छा क्या हो गया? अम्मा, आज मैं रानी साहिबा की फौज में भर्ती है वो। अच्छा हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। झलकारी भगवान करे तो खूब तरक्की करे, खुश रहे। झलकारी, अम्मा के लिए गुड़ा पानी लिया। लाते हैं लाते हैं। अम्मा, अम्मा पानी। ला, आज मुझे बहुत प्यास लग रही है। अम्मा अब चुप चुप जियो। को भी अच्छी से आशीर्वाद दे दे। रानी लक्ष्मीबाई ने जाए फौज में भर्ती कर लो है, और जाके बहादुरी देख के कहो है जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। अच्छा हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लाओ मुंह तो मीठा कराओ उस खुशी में। अम्मा गुड़। हाँ हाँ। शाबाश, मेरे लल्ला और बहू दोनों बहुत बहादुर हैं। भगवान करे तुम लोग खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। इस संसार में नाम ही रखा है, इस संसार में नाम के साथ कौन रखा है? हमारा आशीर्वाद है तुम दोनों की जोड़ी अमर रहे और कीर्ति बढ़े। लल्ला, ये जमाना बहुत खराब है और ये जमाना ना तुम दोनों को पलटने नहीं देगा। हमारी इच्छा है कि ना तुम दोनों रानी साहिबा के साथ बड़ी बहादुरी और वफादारी से काम करना। माँ बेईमानी ना करेंगे रानी साहिबा के साथ। और वक्त आने पे ना झांसी के लेकर प्राण न्यौछावर करने पड़े तो प्राण न्यौछावर करने से पीछे मत हटना। अम्मा बस अपना आशीर्वाद हमारे हाँ, मेरा आशीर्वाद है
मेरा नाम मत खराब करना। यही नहीं, मुझे मंदिर देख रही है, उसके बाईं और दाईं ओर नीचे धान की खेती होती है, वहीं पर एक मैदान है, उसी मैदान पर जो छलकारी अभ्यास के लिए आती है। ये आश्चर्य की बात है, इतनी ठिठुरन भरी ठंड में भी देखो उसे, बंदूक डाले अभ्यास को जा रहे हैं, बारूद और गोलियों का थैला लिए अंजनी टोलिया को जा रही है। अरे भाई ठीक कहा, इतनी ठंड में तो मेरी तो टुकड़े भी छूट रही है, और उसको देखो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है, और तो और बंदूक में गोली भर घोड़े को खींच अभ्यास में चुप Swangaya,
कहीं कर ही छोड़ेगी। मेरी गोली बच्चिया को लग गई। तुमने कहा करो, तुमने जेल ना देखी कि भेड़ती की बच्चिया और वो मर गई है कि जिंदा? अरे तुमने काऊ से पूछताछ करी कि ना करी? और कौन के हते? उते कोई है तो ही ना, ते किससे पूछती? परिंदे भी रहते, ना जाने ढोर कहां से आए मरे। कहाँ होए जो बिरादरी अपना दम लेके ही पानी पिए है? हम खोजबीन करने जाते हैं। मगर सरकारी बरेली मिल जाए तो भेड़ बकरी का धाम देकर समझा देंगे। मगर अच्छी लड़की को मेरी गोली बच्चिया के पैर में लगी है, तो ज्यादा घायल तो नहीं हुई होगी ना? ठीक है, हम देख लेंगे। तुम घर जाओ संभल के। लेकिन हमने कहो ना, जाओ, हम आते हैं। तुम्हें नहीं पता शायद, वो बच्चिया एक ब्राह्मण की है। ऊंची जात वाले लोगों ने साजिश कर चुपके से बच्चिया को दतिया ग्राम रवाना कर दिया और सबको ये पाठ पढ़ा दिया कि कहे कि बच्चिया उन्होंने उनके सामने मार डाली। हाँ पूरन, बच्चिया थोड़ी घायल हुई है। कुछ ऊंची जाति वाले लोग तो झलकारी से पहले ही चलते थे। झलकारी की स्वतंत्रता में एक फौज है जो अनेक लोगों को रखता है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि झलकारी ने बच्चिया की हत्या कर दी। वो बंदूक के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि उसे एक बच्चिया दिखाई दी। पूरन, हर मोहल्ले से अब आवाज आ रही है कि प्रायश्चित कराओ। जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पास पड़ोस बाजार सब कुछ बंद, यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए आग तक न दी जाए। हे राम जी, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, जबकि बच्चियां मरी भी नहीं, जिंदा होती। आसपास के गांव वालों ने एक पंचायत का फैसला किया जो कि पटना में निश्चित हुआ। बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे का समय रखा गया। आसपास के गांव में भी खबर लग चुकी है। पंचायत बुला दी। अब इन लोगों का तो यही फसाद है, रोज झगड़ा करना और रोज मंच बैठाना। इन्हीं के लिए सारा वक्त इन्हीं के लिए जाता है। अरे तुम्हें पता नहीं आजकल क्या हो रहा है गांव में? क्या हो रहा है? अरे तुमने पता है क्या किया? क्या पता नहीं। नहीं बैठे कैसे बोले तुम बताओ ये जरा। बात बचा ही क्या है, औरत को सिपाही बनाने चला है। अरे कभी बात मारता है, क्या मारता है। अरे झलकारी ने बच्चिया को मार दियो। आओ ललिता। हे राम राम राम, क्या समाधान ये बताओ? अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ? अरे मर्द चूड़ियां पहनेंगे, औरतें मलखम करेंगी। अरे हटाओ यार। अरे बंदूक के नशे में आंखें ही मीच ली। पाप महापाप महापाप। हाँ, उसके पास काम ही। बताओ जरा क्या करें? ऐसे लोगों को क्या गांव में रखना चाहिए? सही बात है। हे भगवान, अभी देखना और क्या क्या होगा। पता नहीं हमें तो इस गांव में रखने रहेंगे, छोड़ा इन लोगों ने। अरे पता नहीं ये क्या करें बताओ। बात ही यही है। अरे चुप हो जाओ, आ गए हम। पहले पुरन को पंचों के बीच खड़ा किया जाए, फिर बात शुरू की जाए। तो भाई पूरन, हमने सुना है कि तेरी बहू ने बच्चिया को गोली मार दी।
अरे जरा ये तो बता कि झलकारी टोरिया पे गई कैसे? सरकार गलती माफ करो। वो एक दिन गौर पूजने महल गई थी। वहां रानी ने उपदेश दियो कि देश की खातिर बंदूक तलवार चलाना सीखो, और इसी अभ्यास के सबब से टोरिया पे गई थी सरकार। अरे मूर्ख, तेरे को ये ना पता कि भौओं का घूंघट खोल के डाक में फिरना, बंदूक चलाना हमारे जातीय धर्म के खिलाफ है? मालूम है सरकार। अगर मालूम है तो तेरी बहू की आंखें ना दी जो वहां जाकर एक निर्धन ब्राह्मण की बचिया मार दी। जो हम नहीं कर सकते सरकार, परंतु पंचदाता बच्चियां मरी नहीं है, जिंदा है। झूठ बोल रहा है, झूठ। हाँ पब्लिक साले हैं तो। जिंदा है बचिया? तुम्हें लगता है जिंदा है बचिया? तो बेटा सबूत लाओ। है कोई सबूत? तो हमारे पास कुछ नहीं है सरकार, सही सच है। देखो भैया पूरन, बात है ऐसी, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो और पंचों से छुपा रहे हो ये झूठ, ताकि तुम्हें कोई सजा ना मिले। लेकिन बेटा तुम अपराधी हो और अभागी हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम और झलकारी दोनों कठोर दंड के भागी हैं। अरे ये क्या है? इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पापी है, इसको तो छुआ तक ना जाए। अरे इसका मुंह काला करके इसको नगर से निकाल दिया जाए। अरे मैं तो कहता हूँ कि झलकारी का तो मुंह तक ना देखा जाए। पंच सरकार, वो बेटा भाई डंडा लगो, मेरी जन्मभूमि से मुझे ना छुड़ाओ, हमारा विश्वास करो, हम निर्दोष है सरकार। कहे का निर्दोष? इनका जाके बहिष्कार कीजिए पहले। भाई देखिए, हमने सारी बातों को सुना और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गोली झलकारी ने चलाई और बचिया मर गई। अब चूंकि गौ हत्या है महापाप, तो उसके लिए अगर नरक की सजा भी दी जाए भाइयों तो वो भी कम है। और तुम जो ये झूठ बोल रहे हो ना तब से, वो सिर्फ खुद को और झलकारी को बचाने के लिए कह रहे हो। देखो भाई, हमारे जाति धर्म और नियम के अनुसार तुम दोनों कठोर दंड के भागी हो, इसलिए तुम्हारा जातीय बहिष्कार तो किया जाता है। साथ ही ये इत्तला दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर झांसी से अपना मुंह काला कर चलो। ये बात सरकार हमें माफ कर दो, हम निर्दोष है सरकार। भाई पूरन, हमारा फैसला है अटल और हम इसे नहीं बदलेंगे। अब तो तुम्हारा मुंह देख लिया, लेकिन इसके बाद नहीं देखेंगे। चलो यहाँ से। हमारी एक बात ना मान, बच्चियां मरी नहीं है, जिंदा आती। ये तुम्हें ठीक पता है कि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है? तो एक काम करो, आज भाई साहब महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे, तुम उन्हें रास्ते में ही रोककर सारी बातें बताओ। अब तो हमारी नैया गोली पार लगाएंगे। समाज वाले तो अपनी जान लेने पर तुले। एक अंतिम मौका बचा है, रानी की राह यही देखते हैं, तुम घर जाओ। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारे साथ न्याय करें। आप ही ने कहो कि
देश की कातिल बंदूक तलवार चलाना सीखो और जाई अभ्यास के सबब से सरकारी गोलियां में गई थी सरकार। वहां उसकी बंदूक से निकली गोली जाने में बच्चा के पैर में लग गई। बच्चा मरी नहीं है सरकार, जिंदो हती। हमें समाज से बहिष्कृत किया होगा। हम निर्दोष से सरकार, सरकारी का कोई कसूर नहीं है। यदि पंचायतें हमारी कोई बात ना मानी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, समाज जाति बिरादरी के निर्णय का उल्लंघन कैसे करे? छलकारी मेरी बहन की तरह है। नहीं, तुम नगर नहीं छोड़ोगे। हम इसकी जांच करवाएंगे अभी इसी वक्त। पूरन के समाज के महते मुखिया और जिस आदमी की बच्चियां मरी उसे हमारे सामने तुरंत पेश किया जाए। छलकारी कैसी? ठीक है सरकार। कहाँ है? घर पर ही। सौगंध खाकर जो बात सच है वो बताओ। झूठ बोले तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ, बच्चियां मर गई कि जिंदा है? सरकार, आप हमारे माई बाप हैं, मारे चाहे पाले, लेकिन इस सत्य सरकार की बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। बच्चियां है कहाँ? सरकार, दूसरों के कहने पे हमने दतिया ग्राम भेज दिया। तुम्हारी वजह से पूरन और झलकारी को समाज से बहिष्कृत किया गया। उन्हें नगर छोड़ने की सजा मिली। बताओ, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर आप कहें तो इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि इसने दूसरों के कहने पर ऐसा किया। भाइयों, जैसा कि आपने सुना, पूरन निर्दोष। अब आपकी क्या राय? सरकार, एक और बात बोल दूं छोटे मुंह से, अगर आज्ञा हो तो। जरूर बोलो। सरकार, अब पूरा निर्दोष ही है तो इसी खुशी में अगर एक पंगा दे दे तो हम गांव वाले भी खुश और पूरन भी खुश। बोलो पूरन। मंजूर होती सरकार। तो ठीक है। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुम निर्दोष। पर सरकार, गोली तो बच्चिया को लगी है ना? तो क्या हुआ झलकारी? बच्चिया मरी तो नहीं? लेकिन पंचर ने तो डंडी बना दी हो। वो सब मुझे मालूम है झलकारी। पंचों के निर्णय को तोड़ना बहुत कठिन है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम ये बताओ, तुमने अभ्यास करा? वो सब भूत तो नहीं? अब वो दिन दूर नहीं जब हमें जंगे मैदान में उतरना। साफ है तो सरकार, जहाँ आपका पसीना गिरे वहाँ खून भी बहाते हैं। क्यों भाई और बहनों, सही कहा ना? बिल्कुल सही है। शाबाश चलता, तुमने तो हम सबके रग रग में जोश बढ़ा दिया। हमें तुमसे यही आशा थी। श्रीमन सरकार दीजिए, श्रीमन सरकार। मेरी आशंका सच है। उस अंग्रेज अफसर को अंदर ले। मैडम, मैं मेजर एलिस हूँ। गवर्नर जनरल मालकम साहब ने आपके लिए संदेश भेजा है। अंग्रेज अफसर, आप अपना संदेशा सुनाएं।
भाई साहब सुन रहे हैं। रानी साहिबा, आपने बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की जो मांग की थी उसे हमने नामंजूर कर दिया है। इसलिए 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिला दिया गया है। इश्तिहार द्वारा यह सूचना सारे इलाके में प्रचारित कर दी है। समूचे झांसी राज्य के प्रशासन को मेजर एलिस के अधीन किया जाता है। इस राज्य की जनता अब अपने आप को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझे और मेजर एलिस को टैक्स अदा करके सुख संतोष का जीवन बिताए। गवर्नर जनरल मार्कम। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूं, पर इन गोरन को झांसी किसी कीमत पर न दूं। मैं इन बदमाशों को कभी नहीं मानूंगी। मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्कले विलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका मट्टमट्टमट्टमन्निनाद मट्टवर्वयं शकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी लोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि गद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके शूरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरति गद्द सञ्जति प्रमोदमान मानसे पाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वसुनि लताभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभारम्भ कुङ्कुमध्रुवप्रलिप्तजिह्वतुङ्गे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वरुत्तरीयमेतुते विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतवर्धनि सहस्रलोचनं प्रवृत्तशेषलेखशेखरा सूनधूलिधोरणी विधूसराङ्गीतभूजङ्गराजमालयानि बद्धजाटधूतका चिराय जायताक्षघोरबन्धुशेखरं ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गवानि पीतपञ्चसायकं तमन्निलिम्बनायकं सुधामयूकलेखया विराजमानशेखरं महाप्रवालि सम्पदे शिरोजटारमासुरा नमः शिव हो शिव 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 शिवाय नमः नमः शिव हो शिव 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 हो करालवालि भट्टिका पंचसायके राधरेन्द्र नन्दिनी उचात चित्रपत्रका कल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम दीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् भूनिशीलिनी तव प्रबन्धवर्धकर्धरविनिर्जनिधरस्तमोतु कीर्तिसिन्धुरा कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्गुरुं स्वर्गीय महाराज ने परलोक से धारने से पहले हमें जो निर्देश दिया उसी के अनुसार उनके एक संबंधी के पुत्र दामोदर राव को हमने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया। हमारे धर्म में गोद लेना मान्य है।
नीति समझते, लेकिन अंग्रेजों को गोद लेने की प्रथा मान्य नहीं। इसका मतलब यह है कि वो हमारे दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते। वास्तव में ये बस हमारे राज्य को हड़पने का एक बहाना है। आज मेजर जनरल मार्कम का हुक्म आया है कि हम अपना राज्य उनके प्रतिनिधि मेजर एलिस को सौंप दें। नहीं नहीं, हम अंग्रेजों का यह हुक्म नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ये अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी हरगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही सलाह है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। हम अपनी झांसी की अवश्य रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षा करेंगे। हमें अभी अभी अपने जासूस से खबर मिली कि अंग्रेज खुद आगे नहीं आना चाहते, इसीलिए उन्होंने टीकमगढ़ की रानी को हमारे विरुद्ध खड़ा किया है। रानी का सिपह सलाहकार नत्थे खां 20,000 की फौज लेकर झांसी पर आक्रमण करने को तैयार है। भाई साहब, कहो सुंदर भाई। अभी अभी हमारा विश्वसनीय जासूस खबर लाया है कि नत्थे का अपनी 20,000 सेना की फौज लेकर झांसी पर आक्रमण करने आ रहा है। भाई साहब, आने दीजिए नत्थे खां को। नत्थे खां की कब्र खुदेगी झांसी में। ठीक कहा गुलाम गोश मोहम्मद। नत्थे खां के फौज के परखच छेड़ेंगे झांसी में। झांसी की रक्षा के लिए झांसी को बच्चों लड़ेगा। हाँ, बच्चों लड़ेगा। हम सब लड़ेंगे। आपके उत्कार सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। तो आइए अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त करने की योजना बनाई जाए। सबसे पहले भाव बख्शी आप। जी, मैं किले के दक्षिणी बुर्ज पर कड़क तो बिजली चलाऊंगा। गुलाम गोश मोहम्मद जी आप। भाई साहब, मैं 11 तोपें लेकर किले का ओरछा फाटक संभालूंगा। ठीक है, जवाहर से आपकी सेना की एक टुकड़ी तोप लेकर दरवाजे की रक्षा करेगी और दूसरी टुकड़ी आपकी दीवारों की रक्षा करेगी। भाई साहब, झलकारी भाई का पति पूरन कोरी भी बहुत अच्छी गोलंदाजी करने लगा है। ठीक है भाऊजी, इन्हें गुलाम गोश मोहम्मद के साथ ओरछा फाटक पर तैनात कर दीजिए और दुर्गा सेना का मैं स्वयं संचालन करूंगा। पूरन कोरी की स्त्री झलकारी बाई हमारी बड़ी योग्य सैनिक बन गई, वो हमारे साथ रहेगी। तो झांसी के वीर सरदारों, अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त करने के लिए अपना अपना मोर्चा संभालिए। ऐसा ही होगा श्रीमान सरकार। ऐसा ही होगा। श्रीमान सरकार की जय। श्रीमान सरकार की जय। श्रीमान सरकार की जय। बधाई श्रीमत सरकार, दुश्मन भाग गया। दुश्मन की आधी सेना नष्ट हो गई। श्रीमान सरकार, दुश्मन अपनी तोपें, बंदूकें, तलवार और खाने पीने के कई सामान छोड़कर पीछे भाग गए हैं। श्रीमत सरकार की विजय हुई, हमें खुशी मनानी चाहिए। नहीं भाऊजी, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। अब हम पर दूसरा आक्रमण होगा। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर आगे बढ़ेंगे। हमें उसी मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। हमारी फौरन बैठक बुलाई जाए।
श्रीमान सरकार की जय, श्रीमान सरकार की जय, श्रीमान सरकार की जय। हम प्रसन्न हैं कि आज राज दरबार में दीवान दुल्हाजू और पीर अली भी मौजूद हैं। जी भाई साहब, मैं युद्ध में तो नहीं आ सका क्योंकि एक संबंधी की शादी में गया था। सुबह ही लौटा। सरकार मैं बीमार था, अब ठीक हो गया हूँ। झांसी के वीर सरदार, आपने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त किया। इसके लिए मैं आप सबको ढेरों बधाई देती हूँ। पर अब हम पर इससे भी बड़ा आक्रमण हुआ। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर आगे बढ़ेंगे। हमें उसी मुकाबले की तैयारी करनी है। सबसे पहले भाव बख्शिश। श्रीमान सरकार, हम अंग्रेजी फौज से नहीं डरते। झांसी की रक्षा के लिए सब लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। पीर अली जी। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। और गुलाम गोश्त मोहम्मद जी। सरकार, झांसी की सारी रियायत आपके साथ है। यकीनन फतेह हमारी ही होगी, लेकिन हमें फौज को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, उसमें इजाफा करना चाहिए। आपकी इस सलाह पर अमल हो चुका है। हमारी सेना में पूरन कोरी जैसे कई नौजवान भर्ती हुए। पूरन कोरी की स्त्री झलकारी बाई गोलंदाजी सीखकर एक बहुत जुझारू सैनिक बन गई। मैं दुर्गा सेना की एक दस्ते की कमान झलकारी बाई को सौंपने जा रही हूँ। दीवान दुल्हाजू, लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई साहब। भाई साहब, आपने कहा कि आप स्त्रियों भी युद्ध लड़ेंगी, तो मैं पूछना चाहता था कि क्या स्त्रियां युद्ध लड़ पाएंगी? दीवान दुल्हाजू। भाई साहब, मेरा मतलब था कि आप देखिए ना, तो जाति वीरों की जाति मानी जाती, लेकिन उसमें भी स्त्रियां स्वयं युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि वीर युद्ध लड़ती हैं। और स्त्रियां जोहर जैसी रस्म अदा करके अपनी इज्जत बचाती है और खुद को जिंदा जलाती है। दीवान दुल्हाजू, मैं उस जौहर की रस्म को बदलना चाहती हूँ। मैं स्त्रियों को कमजोर नहीं, जुझारू बनाना चाहती हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में स्त्रियां भी अवश्य लड़ेंगी। मैं स्त्रियों को जहर बूझी पुड़िया बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपनी दुर्गा सेना की हर सैनिक स्त्री से कह दिया, जंग में लड़ते वक्त जब भी लगे कि अपनी इज्जत पर आंच आने वाली है, तो जहर बूझी कटारी से अपनी आत्महत्या कर ले। हाँ, जौहर की रस्म की तुलना में युद्ध भूमि में लड़ते हुए आत्महत्या करना कहीं बेहतर है। इसलिए मैंने हर सैनिक स्त्री से कह दिया कि वो हमेशा अपने पास एक जहर बूझी कटारी रखे। अब आप लोग जाइए और जाकर मोर्चा संभालिए। श्रीमान सरकार की जय, श्रीमान सरकार की जय, श्रीमान सरकार की जय। ध्यान रखना कोई अंदर ना आ सके। मोती बाई, हम तुमसे और जूही बाई से बहुत प्रसन्न हैं। अपने नाचने गाने के पेशे की आड़ में तुम दोनों हमारी बहुत सहायता कर रही हो। इस संकट काल में हमें तुम दोनों का बहुत सहारा है। इस इज्जत अफसाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमंत सरकार। अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और झांसी की खिदमत करना मेरी और जूही बाई की जिंदगी का मकसद बन गया है। हम जानते हैं। अच्छा बताओ, क्या खबर लाई? अंग्रेजी जनरल हिरोज झांसी पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये खबर पाकर तात्या टोपे ने आपसे काटने के लिए संदेशा भिजवाया है कि वो 20,000 की सेना लेकर झांसी से आपकी रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हुई। वैसे हमने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी कर ली।
हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। लेकिन आप अपने 2 सरदारों से सावधान रहिए। कौन से 2 सरदार? पीर अली और दीवान दुल्हाजू। क्या? गद्दार। वो दोनों एक दुश्मन नवाब अली बहादुर के साथ मिले हुए हैं। हाँ, नवाब अली बहादुर तो आपकी दुश्मन की रखेल का बेटा है ना? हाँ, और इसीलिए वो अपने आप को झांसी का असली उत्तराधिकारी मानता है। हमें खबर मिल चुकी है मोती भाई, नवाब अली अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। और उसी षड्यंत्र में आपके 2 सरदार पीर अली और दीवान दुल्हाजू भी शामिल हैं। हमारी विनती है आपसे कि आप उन दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। जी श्री। पीर अली, दीवान दुल्हाजू। झलकारी मेरे साथ रहेगी, मेरा हाथ बटाएगी। आइए, आगे दक्षिण मोर्चे का फाटक देखा जाए। मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम अभी तोपन के मोर्चे संभाल रहे हो, ताकि और फौज न आ सके। मैं इन गोरख से निपट लूंगी। हेलो, आप गोरे भीतर आवे की फिराक में हैं, घर में घुसेंगे, हमारी इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। आज साबित कर दो कि बुंदेलखंड की एक-एक नारी अपनी जान की बाजी लगाकर झांसी की रक्षा करेगी। उठा अपनी तलवार और फोड़ दो दुश्मन के सर। एक भी गोरा बच के ना जाने पाए। बाकी सब मिलकर ईंट पत्थर चलाओ, गर्म पानी डालो। देखना, एक भी गोरा जिंदा ना जाने पाए। भाई साहब, हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हाँ, हम देख रहे हैं। सरकार की जय हो। पूरा सरकार ने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अंग्रेजों में हाहाकार मच गया है। नाव फाटक पर भय थोड़ा कम हो गया है, लेकिन दूसरे दरवाजे पर अभी घमासान तो चल रहा है। भाई साहब, वो देखिए, हमारी तोपें अंग्रेजों पर कहर बरपा रही हैं। जी, उधर देखिए, हमारी सेना ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अंग्रेजों की सेना पीछे हट रही है भाई साहब। भाई साहब की जय हो। 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 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब तो भोजल सिर्फ लक्ष्मीबाई रह जाएगी। झांसी तो हो गया। अरे वीर बहुत देर कर दिया आने में। सब खैरियत तो है? क्या बताऊं दुल्हाजू, रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की चहेती मिल गई थी, झलकारी। अच्छा। इधर उधर की बातें करने लगी
और कहने लगी कल अंग्रेजी सेना झांसी की ओर कूच कर चुकी है। और हाँ, मुझे रानी लक्ष्मीबाई ने सागर खिड़की पे तैनात किया है। तुम्हें पता है पीराली, बैठो बताता हूँ। वो रानी की चहेती झलकारी मेरे पास भी रानी का संदेश लाई थी। कहती है अंग्रेजों के हमले के दौरान आप ओरछा फाटक पे रहेंगे। इस रानी लक्ष्मीबाई की मत मारी गई है। खैर पीराली, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ एक गुप्त बात करने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, नवाब अली बहादुर ने आपसे मिलने के लिए तो कहा था। बताइए क्या हुक्म है? देखो पीराली, जनरल हिरोज की कमान में अंग्रेजी सेना बहुत जल्द झांसी। हाँ, हमें विश्वास है जैसे उन्होंने दिल्ली, सतारा, पुणे और बनारस को जीता है, वैसे ही वो हमारी झांसी को भी फतेह कर लेगी। जनरल हिरोज ने संदेश दिया है कि अगर हम झांसी को फतेह करने में उनकी मदद करें, उनका साथ दें, यहाँ की गुप्त बातें वहां पहुंचाए और उनकी मदद करें, तो हो सकता है हमें माला माल कर दे। और यही नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि हो सकता है वो तुम्हें और मुझे किसी इलाके की सूबेदारी भी दे दे। ये सब तो ठीक है दुल्हाजू, लेकिन कहीं रानी लक्ष्मीबाई को पता चल गया तो हम दोनों को देशद्रोह के जुर्म में मौत की सजा दे देगी। यार पीराली, तुम डरते हो, बस यही कारण है कि हम दीवान बन गए और तुम अब भी सिपाही हो। देखो, ओरछा फाटक और सागर खिड़की दोनों आमने सामने हैं। हाँ। यानी कि युद्ध के दौरान मैं रहूंगा वहां और तुम वहां। हमें केवल करना इतना है कि बिना निशाना लगाए हम गोले दागते जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो इससे होगा ये कि संसाधन भी खत्म होंगे और अंग्रेजों को नुकसान भी कुछ नहीं होगा। और फिर मौका देखते ही मैं आपको ओरछा फाटक की मोरी से किले के। ठीक है, बताइए क्या हुक्म है? हुक्म केवल इतना है कि आपको जनरल हिरोज के पास जाना है और कहना है कि एक गुप्त संदेश जो हम आपको देंगे, ठीक है, जाकर दे देना है। जैसी आज्ञा। अब आप जाइए और ध्यान से कोई देख ना ले। रानी लक्ष्मीबाई। सर, झांसी का एक सरदार आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम पीराली बता रहा है। कहता है दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। दीवान दुल्हाजू ने? यस सर। वो सर फौरन मेरे पास लेकर के आओ। वो तो तुम्हारा अपना आदमी। सर। नवाब जनरल साहब, सलाम। आओ आओ पीराली। दीवान दुल्हाजू ने हमारे वास्ते क्या संदेशा भेजा है? संदेशा ये है हुजूर कि झांसी के किले की। घबराना नहीं, ये यहाँ तो बिल्कुल अकेला है। बोलो बोलो। संदेशा ये है हुजूर कि झांसी के किले की सभी फाटकों की हिफाजत झांसी के काबिल सरदार कर रहे हैं। और जो आपका हमला करने का तरीका है उससे आप कभी भी झांसी पे फतह नहीं कर सकते। तो हमको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए पीराली? बताता हूँ। वो जो आपके कैंप के सामने जार पहाड़ी है, अगर आप उस पर अपनी तोपें चढ़ाकर वहां से गोलीबारी करें तो निशाना बिल्कुल सही बैठेगा और आपकी फतह जरूर होगी। और मौका पाकर दीवान दुल्हाजू आपके लिए ओरछा फाटक खोल देंगे और फिर हमारा फौज किले में दाखिल हो जाएगा। जी। गुड, वेरी गुड।
पीर अली, हम तुमसे और दीवान दुल्हाजू से बहुत खुश है। हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देगा। अब तुम जाओ और किले के हमारी मदद करो। पीर अली, बाय द वे, तुम किले से बाहर कैसे आए? रात के अंधेरे में दुल्हाजू ने मुझे ओरछा फाटक के मोरी से बाहर निकाला। ईश्वर, यस सर। पीर अली को बड़ी सावधानी से किले के बाहर छोड़ दो और रात ही रात उस 4 पहाड़ी पे अपने सारे तोप चढ़ा दो। यस सर। भाई साहब, दुल्हाजू ने गद्दारी की है। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है। ओरछा फाटक से अंग्रेजी सिपाही किले में दाखिल हो चुके हैं। नाना भोपटकर और खुदाबख्शी सिपाही किसी तरह उन्हें रोक रहे हैं। वहाँ फौरन कुमक पहुंचनी चाहिए भाई साहब। ठीक है बाबूजी, मैं अभी उधर कुमक लेके पहुंचती हूँ। हमारे सिपाहियों ने अंग्रेजी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटा। लेकिन हमारी सेना के भी तो कितने जवान शहीद हो गए। नाना भोपटकर, खुदाबख्श और गुलाम गोश्त मोहम्मद जैसे वीरों ने झांसी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। सुना है पूरन भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। और ये सब बस दीवान दुल्हाजू और पीर अली की गद्दारी की वजह से हुआ। अभी हमें एक और बुरी खबर मिली। वो क्या भाई साहब? ताकते तो 20,000 की सेना और रशद लेकर हमारी सहायता के लिए आ रहे, लेकिन रास्ते में ही अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कर सारी रशद लूट ली। ओ भाऊजी, अब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। कल जनरल फिरोज के कमान में हम अंग्रेजों को रोक नहीं पाएंगे और हथियार डालने से बेहतर है कि अब दुखी ना हो भाई साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारी रियायत आपके साथ है। देखिए झलकारी भाई भी आ गई। भाई साहब की जय। अरे झलकारी, इतनी रात गए तुम? भाई साहब, आप स्पेशल के लिए यह बंदी भी आया है। पूरन, तुम्हारे लिए तो राजवैद को तुम्हारे घर भेजा था। भाई साहब, राजवैद के कारण मैं स्वस्थ हो गया। अभी आपके दर्शन किए, राजमहल तक चलाया। भाई पूरन को इस हाल में नहीं लाना चाहिए। भाऊजी, इन्होंने हट किया तो
एक प्रार्थना करने आया हूँ। अच्छा हुआ भाव बच्ची भी जहाँ मौजूद है। भाई साहब मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ। साहस तो आपने ही प्रदान किया हो ना, अपनी सेना का सरदार बनाकर। भाई साहब आप जानते हैं, अब भाव बख्शी भी जानते हैं, जनरल फिरोज के हमले से हमारी सैनिक शक्ति टूट चुकी है और बच्ची कुची सेना कल जनरल फिरोज के हमले का सामना ना कर पाएगी। पूरन, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। बिल्कुल ठीक हो भाई साहब। भाई साहब हमारी सेना हत्या डालने में मजबूर हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप दामोदर को लेकर अभी किले से निकल जाइए और कालपी चले जाइए। भाई साहब क्या कहा? मैं अपनी झांसी पीछे छोड़ दूं? मैं दामोदर को लेकर कालपी शरण ले लूं? मैं झांसी के लिए अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन झांसी कभी नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, पूरन ने वही बात कही जो कुछ देर पहले मैं कहना चाहता। भाऊजी आप भी अपनी नहीं तो अपने दत्तक पुत्र झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आप सुबह होने से पहले ही कल के लिए रवाना हो जाइए। भाऊजी, मैं दुविधा में फंस गई, मुझे थोड़ी देर सोचने दिया जाए। भाई साहब अब सोचने का समय नहीं है। अब कालपी को जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती है। आपकी विश्वसनीय सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर दी गई। वो आपकी और दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आपके साथ चलिए। हाँ भाई साहब। अगर आप अपनी डेयरी फाटक से निकल जाए तो इसको कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पीछे भाई साहब मैंने आपका नमक खाया। भाऊजी की कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं मान जाइए भाई साहब, आप निकल जाइए। बस अब आप निकल जाइए भाई साहब। लक्ष्मीबाई दामोदर के साथ मेरे पहलवान बालक झलकारी। हाँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी भाई साहब कालपी के लिए रवाना हो गई है। अच्छा। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपनी विश्वसनीय सैनिक के साथ। मैं निश्चिंत होकर। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो खराब, मैं राजवीर को बुलाकर लाऊं? नहीं झलकारी, सुबह हो गई है, मुझे भी एक ख्याल आया। जनरल की सेना जब झांसी पे हमला करेगी तो झांसी की रक्षा की कमान के लिए भाव बख्शी संभालेंगे। तब जनरल को पता चल जाएगा कि रानी किले से निकल गई है। वो जनरल को पीछा करेगा और रास्ते में पकड़ लेगा। नहीं, जनरल हिरोज के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले से चली गई है, क्योंकि कल युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई मौजूद होंगी। ये कहाँ पहेली बुझा रही हो? जब रानी लक्ष्मीबाई चली गई है तो युद्ध भूमि में कैसे मौजूद होंगी? मेरे पहलवान वाले,
कल युद्ध भूमि में मैं ही रानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर जाऊंगी और उन फिरंगियों को इस देर तक उलझाए रखूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई को कालपे तक पहुंचने का समय मिल जाए। और ये तरकीब मैंने अभी आते आते सोची है। शाबाश शाबाश झलकारी, तूने बहुत अच्छी तरकीब सोची है रानी लक्ष्मीबाई को बचाने की। अब मुझे सिर्फ तेरी चिंता है। मेरी कैसी चिंता? जब जंगल की सेना तुझे पकड़ लेगी और तेरे साथ बदसलूकी करेगी तो उससे पहले ही मैं अपनी जहर बूझी कटारी से आत्महत्या कर लूंगी। शाबाश शाबाश झलकारी, तूने मेरी ये चिंता भी हल कर दी। आपकी तबीयत तो नहीं झलकारी नहीं, अब मैं खुशी 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 क्या? मेरी पहलवान बालम, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए ना। खुशी खुशी क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? उठिए ना। खुशी खुशी क्या? उठिए ना, बोलिए बोलिए ना मेरी पहलवान बालम। खुशी खुशी क्या? खुशी खुशी क्या? बोलिए ना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बात करिए मुझसे। खुशी खुशी क्या? उठिए ना, बोलिए। झांसी पर आप मुझसे पहले कैसे शहीद हो गए? उठिए, उठिए ना। उठिए, आपके चरणों को छूकर मैं झलकारी आज प्रण लेती हूँ कि आज मैं युद्ध भूमि में चंडी की तरह लड़ूंगी और उन फिरंगियों से